हेलो रेलवे के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, इसमें हम हमारे अपकमिंग जो रेलवे का आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि लोको पायलट के जनरल साइंस के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, विज्ञान के क्वेश्चन। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं आपके लिए सेट लेके आया हुआ हूँ। हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। ऐसे करते करते हम आगे फर्दर क्लासेस करेंगे जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने इस एग्ज़ाम से रिलेटेड डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपने उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपसे वो सॉल्व हो गया तो गुड, वेल एंड गुड। और अगर आपसे वो नहीं सॉल्व होता है तो फिर मैं जो उसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा, आपको वो ध्यान से सुनना है और सारी चीज़ें आपको एक बार सुन लेनी है। कुछ भी नोट वोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार सुनते जाइए सारी चीज़ों को। हम काफ़ी सारे फैक्ट्स और भी कवर करेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर। और जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं बेसिकली वो हिंदी में रहने वाले हैं, जिससे आपको उस क्वेश्चन समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख देना। हालांकि मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पादप उत्तक में किसकी कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा संकदित होती है, जो उन्हें गैस और जल के अणुओं के लिए अभेद बनाती है। बताइए। एपिडर्मिस, कॉर्क, रंध्र या फ्लोएम तंतु। पादप उत्तक में जो क्या होता है, किसकी कोशिका भित्ति सुबेरिन द्वारा संकेतित होती है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो हमारा कॉर्क की कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, अगर हम देखें कॉर्क होता क्या है, तो पौधों का एक सुरक्षात्मक उत्तक होता है ये, यानी कि प्रोटेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं पौधों का। सिंपल भाषा में जैसे हमारे शरीर की स्किन हमें सुरक्षा देती है ना, वैसे जो कॉर्क होता है पौधों को भारी नुकसान से बचाता है। अगर हम देखें कॉर्क मेनली होता क्या है, तो एक तो ये होता है स्टेम्स में और रूट्स में, यानी कि पुराने तनों और जड़ों की बाहरी परत होती है उसमें ये पाया जाता है। जब भी पौधा बड़ा होने लगता है तो उसका जो बाहरी एपिडर्मिस होता है, ये बाहरी त्वचा, ये इसकी जगह पर कई बार कॉर्क बन के आ जाते हैं। तो जो कॉर्क होता है उसकी कोशिका भित्ति में सुबेरिन नाम का पदार्थ जमा होता है। भित्ति सुबेरिन से हमारा मतलब कोशिका भित्ति क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है सेल वॉल, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं। इसमें ये सुबेरिन नाम का पदार्थ होता है, ये जमा होने लग जाता है। सुबेरिन का काम होता है कि पानी को अंदर और बाहर जाने से रोकना और गैसों को भी आसानी से पार नहीं करने देता है ये। इसलिए जो कॉर्क होता है ना, ये एक तरह का मतलब वाटर प्रूफ और प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है यहाँ पे। कॉर्क की कोशिकाओं की अगर हम मतलब कुछ खास स्पेशलिटी देखें, तो एक तो जो कोशिकाएं होती हैं डेड होती हैं, कोई भी कोशिका इसकी जीवित नहीं रहती है। कोशिकाओं के बीच में ना खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होती है और इसकी वजह से बहुत ही एक मजबूत सी परत बना देता है। साथ ही साथ ये भारी सुरक्षा भी देता है जो कॉर्क होता है पौधों को। किस तरह से? चोट लगने से बचाता है, पानी की कमी और बाहरी नुकसान जितने भी टाइप के होते हैं उन चीज़ों से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कॉर्क है। अच्छा, अगर हम देखें एपिडर्मिस जो होता है हमारा अधिचर्म जिसे हम कहते हैं, ये पौधों की ना सबसे बाहरी लेयर होती है। इसका काम होता है कि पौधे को ढक के रखना, सुरक्षा देना और पानी की रक्षा को करना, मतलब पौधों में। अगर हम रंध्र देखें, स्टोमेटा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो कुछ जगह एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इनका काम होता है कि गैसों का आदान प्रदान करना और पानी का वाष्पीकरण करना होता है इनका काम। एग्जाम्पल के तौर पर सोचो कि जैसे कॉर्क जो होती है वो बिल्कुल एक बोतल कैप की तरह काम करता है। जैसे बोतल कैप जो होता है वो पानी बाहर नहीं निकलने देता, वैसे कॉर्क पौधे के अंदर पानी को बचा के रखता है। इसलिए हमारा कॉर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है पौधों का, प्रोटेक्टिव करता है उसको ये। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन बी है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात समझ में आई होगी। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी सारी जानकारी डिटेल में दी, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना मैंने आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से सब चीज़ समझा दी है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 6 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 8 मीटर सेकंड की एक समान गति के साथ घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर फिसल रही है। वस्तु को समान सरल रेखा के साथ समान गति से गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल कितना होगा? तो ये हमारा कैलकुलेट वाला क्वेश्चन है, बेसिकली कैलकुलेट करना है हमें यहाँ पे हमारा लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ कि न्यूटन का जो पहला नियम था वो लगेगा। अब बताइए अगर आपसे कैलकुलेट हो पाए। तो हम देखते हैं कि न्यूटन का पहला नियम हमसे क्या कहता है। अगर हम उसके फॉर्मूले से समझें तो वो ये होता है, कोई भी वस्तु जब तक अपनी स्थिति नहीं बदलती है, कब तक नहीं बदलती है? जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आराम में है तो वो आराम में रहेगी, और कोई भी चीज़ लगातार एक स्पीड से चली जा रही है तो वो उसी तरह से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स आके उसको रोके, तेज या धीमा ये सब ना करे। अच्छा, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम देखें तो ये हमारी जो वस्तु है ये 8 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर वेग से चल रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, समान गति से चली जा रही है। ये समान गति का मतलब है कि स्पीड बदल नहीं रही है। और अगर स्पीड हमारी नहीं बदलती है तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण, ये भी हमारा नहीं बदलता है, क्योंकि स्पीड तो सेम है, तो हमारा त्वरण यहाँ पे 0 हो जाता है।
अब अगर इस फॉर्मूले देखें तो ये हमारा बल है, ये m हमारा द्रव्यमान है जो कि 6 दिया है, और जो a हमारा, ये तो 0 हो गया त्वरण, तो हमारा जो फोर्स यहाँ पे निकल के आएगा वो रहेगा 0। इसका मतलब क्या है कि इस पे जो बल लग रहा है वो 0 न्यूटन है, कुछ भी नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ अगर हम समझे तो क्योंकि वस्तु की गति तो बदल नहीं रही थी। अगर जो उसकी स्पीड बढ़ती तो हमारा त्वरण कुछ होता, अगर स्पीड घटती तब भी त्वरण कुछ ना कुछ होता, डायरेक्शन बदलती तब भी त्वरण कुछ ना कुछ होता। लेकिन यहाँ इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो हमारा नेट फोर्स निकल के 0 आया ये। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि घर्षण रहित क्षैतिज सतह, तो जो घर्षण का नियम होता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरफेस को हमने घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस मान लिया, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, कोई रगड़ नहीं है, तो रगड़ है ही नहीं, तो कोई फोर्स भी उसको अपोज नहीं कर रहा है, मतलब कोई फोर्स रोकने वाला है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है यहाँ पे 0 न्यूटन। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती अंग का उदाहरण है, बताइए। समवर्ती अंग समझाइए क्या होता है। तो इसको हम थोड़ा उसमें समझते हैं, टेबल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हमारे शरीर में ना, हमारे शरीर में क्या बेसिकली होता क्या है कि बायोलॉजी में कई बार अलग अलग जीवों के अंग ना देखने में तो अलग अलग होते हैं लेकिन काम सेम करते हैं, और कई बार उनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं लेकिन काम बिल्कुल ही अलग अलग सा होता है। इस आधार पर जो अंग होते हैं उनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। यहाँ पे समझा देता हूँ। एक होता है समजात अंग और एक होता है समवर्ती अंग। समवर्ती अंग, समजात यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स और इसको कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। इनमें हम छोटा सा अंतर समझते हैं तो हम अपने आप ही समझ जाएंगे। समजात अंग जो होते हैं इनका मतलब होता है कि जिन अंगों की बनावट और उत्पत्ति लगभग एक ही जैसी है लेकिन उनका काम अलग अलग होता है, उनको हम समजात अंग कहते हैं। मतलब कि अंदर की हड्डियाँ, उनमें तो समानता है संरचना में उनकी, लेकिन उपयोग अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अपने ऑप्शन से उठा लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है कि आदमी का हाथ और घोड़े का पैर, दोनों की हड्डियों का बेसिक स्ट्रक्चर तो लगभग सेम होता है लेकिन काम अलग अलग है। जो आदमी का हाथ होता है ये होता है चीज़ें पकड़ने का, घोड़े का पैर होता है दौड़ने के लिए। तो ये हमारा समजात अंग का उदाहरण है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा गलत आंसर हुआ। बाकी दूसरा हमारा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये भी समजात अंग का उदाहरण है। पुरुषों में जो वृषण होता है टेस्टिस, और महिलाओं में जो अंडाशय होता है ओवेरी, दोनों एक ही भ्रूणीय उत्तक से बनते हैं, एक ही एम्ब्रायोनिक टिश्यू से बनते हैं, लेकिन ये भी समजात अंग का एग्जाम्पल है। लेकिन इनके काम अलग अलग है, हम देख सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हुआ। अब अगर हम देखें संवृत्ति अंग को, अगर हम देखें तो संवृत्ति अंग हमारे क्या होते हैं कि जिन अंगों का काम तो सेम होता है लेकिन उनकी बनावट और उत्पत्ति अलग अलग होती है। मतलब कि काम सेम है, स्ट्रक्चर एकदम अलग है। अगर हम अपना तीसरा ऑप्शन देखें, पक्षियों और चमगादड़ के पंख, हाँ ये बिल्कुल इसका सही एग्जाम्पल है। कैसे कि दोनों उड़ने का काम करते हैं लेकिन पक्षियों के पंख की बनावट एकदम अलग होती है, चमगादड़ के पंख की बनावट एकदम ही अलग होती है, इसलिए हमारे संवृत्ति अंग कहलाते हैं। और ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है जितना मुझे लग रहा है। अगला अगर हम देखें मधुमक्खी और मक्खी के मुंह के हिस्से, चौथा ऑप्शन नहीं, ये भी समजात अंग का एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम समृद्धि का देखें तो तितली और पक्षी के पंख हम देख सकते हैं कि दोनों तो उड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे तितली होता है तो ये भी सही एग्जाम्पल होता है मधुमक्खी की जगह, कि जो तितली और पक्षी होते हैं उनके जो पंख होते हैं दोनों उड़ते हैं लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही अलग होता है, इसलिए ये भी समृद्धि अंग है। अच्छा, ये समजात और अंग और समृद्धि अंग हमें बताते गए अगर हम समझें तो इस क्वेश्चन का तो हमारा सही आंसर हमें देख लिया कि ऑप्शन सी है। जो ये समजात अंग और समृद्धि अंग हमें बताते गए हैं, ये देखिए समजात और समृद्धि। तो समजात हमारे जो होते हैं ना वो ये बताते हैं कि जो ये जीव हैं इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, लेकिन इसे हम विचलन विकास कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि एक जैसी संरचना वाले अंग समय के साथ अलग अलग काम करने लग गए। लेकिन समवर्ती अंग क्या बताते हैं, ये वाले ये बताते हैं कि अलग अलग जीवों में समान जरूरत के कारण समान कार्य करने वाले अंग बन गए। यानी कि उन लोगों को एक जैसा, उनकी जो, इसको हम अभिसरण विकास कहेंगे बेसिकली, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि इनका ओरिजिन तो अलग अलग है लेकिन इनको सेम टाइप का काम करना पड़ा है, इस वजह से इनका काम सेम हो गया। पुराने ओरिजिन तो एकदम ही अलग है इन लोगों का। तो ये हमारे एक तरह से विचलन विकास का एग्जाम्पल है, ये हमारा अभिसरण विकास का एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पर समझ आई होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक मशीन गन 700 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ प्रति मिनट 7 गोलियां दागती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो बंदूक द्वारा विकसित शक्ति क्या है, यानी कि पावर कितनी है जो बंदूक ने छोड़ी है, बताइए। सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। पावर के कंसेप्ट को अगर हम समझें, शक्ति, किसी काम को कितनी तेजी से किया जा सकता है उसी को हम उसकी शक्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में कितना काम हुआ ये उसकी शक्ति है।
इसकी अगर हम इकाई देखें यूनिट, तो एक तो होती है वॉट W, एक होती है जूल पर सेकेंड। किसी में भी हम अपना आंसर दे सकते हैं। तो अगर हम समझें इसका, अगर अगर हम देखें कि जो गोली है उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, वो हम निकाल सकते हैं इससे, 12mv², इस फॉर्मूले से। अगर हमें पावर बतानी है तो प्रति सेकंड दी गई ऊर्जा कितनी है, तो पावर हमारा कितना हो जाएगा, ये जो n/t है, और यही काइनेटिक एनर्जी हमारा मल्टीप्लाई में। अच्छा, ये n/t हमारा बता रहा है कि प्रति सेकंड गोलियों की संख्या कितनी है यहाँ पे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, सबसे पहले हमने गतिज ऊर्जा देखें, तो 12m हमारा 50 ग्राम है, इसको हम kg में कन्वर्ट कर लेंगे, किलोग्राम में, v² तो 700 हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, और दूसरा, अगर हम इसे n/t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गति निकलेगी। n/t मैं आपको समझाता हूँ क्या है, कि जो n/t है, इसको समझने से पहले आप समझिए कि ये कह रहा है कि प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है। तो एक सेकंड में कितनी गोलियां दागी बताओ, यानी कि 60 सेकंड में 60 गोलियां जा रही हैं, तो एक सेकंड में एक गोली जाएगी। तो यानी कि हमारा जो n/t है वो 1/1 है, तो ये हमारा 1/1 हो जाएगा। और इसको अगर हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.05, इसको इससे काटेंगे, ये करते करते हमारा 0, 5, 2, 1, अब 12,250 वॉट, ये हमारा कैलकुलेट होकर फाइनली इसका आंसर आएगा। आप भी कैलकुलेट करके देख लेना, तो जो ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया होगा, फिजिक्स का आपका ये क्वेश्चन है। अच्छा, हम यहाँ पे शक्ति के अगर वो सकें विमेय सूत्र कितना है, तो ml² T-3, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन सारी डिटेल में है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं? हृदय शिरा, फुसफुसिया शिराएं, फुसफुसिया धमनियां, या फिर हृदय धमनी? बताइए, दिल का क्वेश्चन है आपके, दिल का, हृदय का। तो ये हमारी लेके जाती हैं जो फेफड़े की शिराएं होती हैं, पल्मरी वेन्स, यानी कि फुसफुसियाँ शिराएं। अच्छा, सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे शरीर में ना 2 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक को हम कहते हैं धमनियाँ, एक को हम कहते हैं शिराएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज, और इसको हम कहते हैं वेन्स। अब जो ये धमनियाँ होती हैं ना, ये दिल से खून को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक लेके जाती हैं, और मेनली ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसको लेके जाती हैं। बोले तो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको लेके जाती हैं। फिगर से आप ज़्यादा अच्छे समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए, तो जो धमनियाँ हैं ये दिल से खून को शरीर के अलग अलग हिस्सों तक लेके जा रही हैं, और मेनली ये ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो हमारी जो ये होती है महाधमनी, एरोटा। अगर हम सिराएं समझें तो ये सिराएं जो होती हैं शरीर से मतलब खून वापस दिल तक लेकर आती हैं, और मेनली ये ऑक्सीजन रहित रक्त लेके आती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे हम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा सबसे अच्छा है ये वेना केवा जो करती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक अपवाद निकल के आता है। जो हमारी फुसफुसिया सिरा होती है ना, पल्मोनरी वेन, ये क्या करते हैं, ये शरीर की ऐसी खास शिराएं हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक लेके आती हैं। मतलब कि है तो ये सिराएं वेन, लेकिन ऑक्सीजन वाला ब्लड लाती हैं। इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर था ये था, ये फेफड़े की सिराएं। अच्छा, अगर हम समझे कि फेफड़ों से हृदय तक रक्त होता है, जाता कैसे, तो फेफड़ों में ब्लड को ऑक्सीजन मिलती है, फिर जो हमारी ये फुसफुसिया सिरा होती है ये उस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन वाले ब्लड को दिल के बाएं अलिंद तक लेकर आती है, यानी कि इस लेफ्ट आर्टरियम में। इस तरह से ये काम होता है। मेनली 4 फुसफुसियाँ सिराएं होती हैं, हर फेफड़े से 2 वेन्स निकलती हैं, 2 सिराएं निकलती हैं, और कुल मिला के 4 पल्मोनरी वेन होती हैं। फुसफुसियाँ सिराएं हमारे 4 होती हैं, और ये मिलके आके इस बाएं अलिंद, इस लेफ्ट एट्रियम में आके खुलती हैं। अगर हम एक तरफ से स्टेप बाय स्टेप समझे कि ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है बॉडी में, तो शरीर से जो होता है गंदा रक्त दिल में आता है, जो ऑक्सीजन रहित रक्त जिसे हम कहते हैं, ये सिराओं द्वारा दाएं अलिंद में आता है, इस वाले में। अब दिल उस रक्त को फेफड़ों में भेजता है, कैसे? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुसफुसियाँ धमनियाँ जो होती हैं उसके द्वारा। अच्छा, जो फुसफुसियाँ धमनियाँ होती हैं ऑक्सीजन रहित ब्लड लेके जाती हैं ये। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन कैसे मिलती है कि ब्लड जो होता है वो साफ होता है और ऑक्सीजन रिच बन जाता है फेफड़ों में आने से। फिर जो हमारे पल्मोनरी वेन, ये हमारे जो फुसफुसियाँ सिराएं हैं, ये क्या है, ब्लड को वापस हार्ट में ले आती हैं, और वो भी लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे आके। तो सिंपल सी यहाँ पे बात है कि जो हमारा ये होता है फुसफुसिया धमनियाँ, ये ऑक्सीजन रहित ब्लड लेके चल रही होती है। जो फुसफुसिया सिराएं होती हैं ये हमारा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके चलती हैं, और जो हमारी सिराएं होती हैं ना, ये हमेशा हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाती हैं। जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको हार्ट की तरफ लेके जाता है, चाहे इसमें ऑक्सीजन हो चाहे ना हो।
ये हमारे स्थिरांक का काम है। तो आई होप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ आई होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर था फुसफुसियाँ स्थिरांक। बाकी अगर हम हृदय स्थिरांक के बारे में देखें कि कार्डियक वेन्स होते हैं, ये हार्ट की मसल से ना ऑक्सीजन रहित ब्लड को वापस लेके आती हैं। और अगर हम हृदय धमनियों को देखें तो कोरोनरी आर्टरी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ये हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड देती है, मतलब दिल खुद भी ब्लड को सप्लाई करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है फुसफुसियाँ धमनियाँ यानी कि पल्मोनरी वेन्स। ये हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं लेन तक लेके जाती हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए हम चलते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी सी बातें यहाँ पे सारी समझ आई होंगी। किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? अच्छा बताइए। यानी कि बॉयल का नियम, गैल-लुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, फिर ग्राम का नियम। अगर हमारा टेम्परेचर हमने कांस्टेंट कर दिया है तो हमारा वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, दाब के, है ना, गैस का आयतन। बताइए ये कौन सा नियम होता है? तो चलिए हम एक एक करके सारे नियमों को समझ लेते हैं, फिर हमारा जो भी सही होगा हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बॉयल के नियम को समझे तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर तापमान स्थिर रहे, हमारा तापमान अगर हम कांस्टेंट कर दें तो गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के उल्टे अनुपाती होते हैं। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर अगर घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इस तरह से एग्जाम्पल अगर हम आसान भाषा में समझें कि अगर एक बैलून है, अगर हम उसे दबाएंगे तो अंदर की जगह वो कम होने लगेगी, यानी कि वॉल्यूम तो कम होगा लेकिन अंदर गैस पार्टिकल ज़्यादा टकराने लगेंगे और इसलिए प्रेशर बढ़ जाएगा उसमें। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है इंजेक्शन का एग्जांपल, सिरिंज का। अगर हम सिरिंज को दबाते हैं तो हवा की जगह कम होती है, प्रेशर भी बढ़ जाता है, और जब सिरिंज को छोड़ते हैं तो जगह भी बढ़ती है और प्रेशर कम होता चले जाता है। ये हमारा बॉयल का नियम है, और एक्चुअली हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, अगर हम दूसरा चार्ल्स का नियम एक बार समझें। अच्छा, पहले गैल-लुसाक का नियम समझ लेते हैं क्योंकि ऊपर दिया है। गैल-लुसाक का नियम हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा जो वॉल्यूम है वो स्थिर रहेगा, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दें तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर बंद डिब्बे में गैस को गर्म करेंगे, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, तो पार्टिकल तेज चलने लगेंगे, दीवारें से ज़्यादा टकराएंगे और प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा गैल-लुसाक का नियम है। अगर हम चार्ल्स का नियम एक बार समझें तो ये कहता है कि अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर को हम स्थिर कर दें, चलो मैं इसको के से लिख रहा हूँ भी, तो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी कि अगर हम हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए गर्म हवा वाला बैलून गर्म होने पर और ज़्यादा फैल जाता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है यहाँ पे। अगर हम ग्राहम का नियम समझें तो ग्राहम का नियम है कि गैस का जो फैलना होता है, उसका डिफ्यूजन, उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर इसको समझें, हल्की गैस जल्दी फैलती है और भारी गैस धीरे फैलती है, जिससे हाइड्रोजन जो होता है वो जल्दी फैलते हैं और ऑक्सीजन उससे धीरे फैलती है। ये हमारे ग्राहम का नियम है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है बॉयल का नियम। आई होप आप लोगों को इतनी सी बात यहाँ पे समझ आई होगी। बाकी ये सारे यहाँ पे इन शॉर्ट लिखे हुए हैं अगर आप देखना चाहें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ सदैव संरक्षित रहती हैं? बताइए। यह हमारा कॉलिजन का टॉपिक है, टक्कर का। बताइए क्या इनमें से सही हो जाता है? तो सबसे पहले हम अपने टक्कर के कंसेप्ट को समझते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन पे वापस आएंगे। जैसे ना होता क्या कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती है तो उसको हम टक्कर कहते हैं, कॉलिजन। जैसे कि दो गाड़ियां अगर आपस में टकरा गई, जब हम क्रिकेट के बैट से बॉल को टक्कर मार के फेंकते हैं तो वो भी कॉलिजन का कंसेप्ट है। पेंडुलम की जो दो गेंद होती हैं जो टंग टंग करके आपस में टक्कर लेती हैं, वो भी इसका कॉलिजन का कंसेप्ट है। तो अगर हम समझें इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आके, तो टक्कर दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ का मतलब होता है कि इलास्टिक कॉलिजन इंग्लिश में, और ये होता है हमारा इनइलास्टिक कॉलिजन। अगर यहाँ पे हम समझें, सबसे पहले अप्रत्यास्थ टक्कर को देखते हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा तो यही था। तो ये ऐसी टक्कर होती है ना जिसमें कुछ एनर्जी हमारी नष्ट हो जाती है। टक्कर के बाद जो होती है ऊर्जा जो होती है वो हीट, साउंड या डिफॉर्मेशन, इन चीज़ों में बदल जाती है। इसलिए जो कुल गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बचती है इसमें। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ही बचती है जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम, कुल रैखिक संवेग जिसे हम कहते हैं, ये हमेशा सेव रहता है। टक्कर से पहले और बाद में भी जो ये हमारा संवेग होता है ये सेम ही रहता है। और शायद हमसे क्वेश्चन में पूछा भी इसी बारे में था ना कि इनमें अप्रत्यास्थ टक्कर में सेव क्या रहता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकला कुल रैखिक संवेग, ये हमारे यहाँ पर सेव हो जाता है। बाकी अगर हम थोड़ा सा इसको और समझते हैं, अभी टॉपिक को छोड़ते नहीं है, कि जो ये हमारा संवेग होता है, मोमेंटम, ये होता गया है।
किसी चलती वस्तु में गति की मात्रा जो होती है ये हमारा मोमेंटम होता है। फॉर्मूले से अगर इसको हम समझें तो P = mv। ये P हमारा मोमेंटम है संवेग, यहाँ पे m मास बता रहा है और v हमारा वेलोसिटी बता रही है। तो होता क्या है कि अप्रत्याश टक्कर में सीधी सी बात है संवेग तो बच जाता है, लेकिन गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आवाज़ में बदल जाती है ऊर्जा, गर्मी में या फिर टूट फूट में। इसका सबसे रियल एग्जाम्पल यहाँ पे बना हुआ है। देखो एक कारों का टक्कर जब होता है तो इसमें क्या होता है, जब दो कारें टकराती है तो आवाज़ आती है, हीट पैदा हो जाती है, कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, मतलब कि एनर्जी तो पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो गई। अप्रत्याश टक्कर हमारी है। अच्छा, अगर इलास्टिक कॉलिजन हम देखें, प्रत्याश टक्कर, इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, जो मोमेंटम संवेग होता है ये भी बचा रहता है और काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है ये भी बची रहती है, यानी कि एनर्जी को भी कोई हानि नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंडुलम की गेंद होती हैं, जैसे न्यूटन्स क्रेडल वाली स्टील बॉल्स होती हैं, जब एक गेंद टकराती है और दूसरी गेंद आगे निकल जाती है, वो ऐसे करके बना नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे बॉल लगी होती हैं, इससे टकराता है तो ये बॉल इधर को चली जाती है। ये लगभग इलास्टिक कॉलिजन का एग्जाम्पल होता है, यानी कि प्रत्याश टक्कर का। ये देखो यहाँ पे बना भी है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या निकल गया है, कुल रैखिक संवेग। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत ही इजीली समझ आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं कि एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, बताइए। रेस्पिरेशन का कंसेप्ट है ये, सांस लेने का। एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है, चलिए यहाँ पे देखते हैं किस में बदलता है। सबसे पहले हम श्वसन के कंसेप्ट को अगर समझें, रेस्पिरेशन, तो श्वसन वो प्रक्रिया होती है ना जिसमें हमारा शरीर भोजन को तोड़कर एनर्जी में बदल देता है, मतलब कि जो खाना हम खाते हैं उससे शरीर को ताकत मिलती है। अब यहाँ पे एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक श्वसन। आसान भाषा में कि जब श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे हम एरोबिक श्वसन कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है और अंत में जो चीज़ बन के निकल आती है वो हमारी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और जो ऊर्जा होती है। यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन जिसे हम कहें, यानी कि C6H12O6। जब ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा इन चीज़ों में बदल गया। अच्छा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था तो एरोबिक श्वसन में, तो हमारे इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा, बताइए कौन सा होगा। ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा, इसमें ये बदल जाती है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और आसान भाषा में अगर समझें कि जब हम खाना खाते हैं ना तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है और शरीर के अंदर के ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज टूट जाता है। यहाँ पे देखा हमने, ये अभी इस इक्वेशन से टूट गया, इससे एनर्जी निकलती है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये बन के आ जाते हैं, बाकी ऊर्जा तो हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी ये फेफड़ों तक पहुँचती है और सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाती है। जो पानी होता है ये हमारा पसीने या जो हम टॉयलेट जाते हैं इस रूप से बाहर निकल जाता है। एनर्जी हमें चलने, दौड़ने, पढ़ने, सोचने, दिल धड़कने, इन जैसे मेन जो भी बॉडी के काम होते हैं उसमें काम आते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम ये ग्लाइकोलाइसिस को समझें, ये क्या होता है, तो जब ग्लूकोज टूटने का पहला स्टेप होता है ना, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटकर दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल इनमें बदल के जाता है, पायरुविक अम्ल में इनमें बदल जाता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस हमारा होता है, ग्लाइकोलाइसिस, ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा रेस्पिरेशन हमारा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि अवाष्वीय श्वसन। इसको अवावीय श्वसन, इसको क्या कहते हैं कि जब ऑक्सीजन होती नहीं है तब होने वाले श्वसन को हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, यानी कि जब ऑक्सीजन है ही नहीं तब भी तो श्वसन हो रहा है। इस स्थिति में होता है क्या है कि अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या थोड़ी बहुत एनर्जी, इनमें से कुछ भी बन सकता है, इन दो तीन चीज़ों में से। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम बहुत तेज़ दौड़ने लगते हैं, होता क्या है कि मसल्स को ऑक्सीजन कम मिलने लगती है उस टाइम पे, ऐसे में लैक्टिक एसिड बनने लगता है शरीर की मसल में और इस कारण से हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है। अगर आप देखो दौड़ने जाते हो पैरों में दर्द क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा पहला जो है वो इसका सही आंसर है। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक बार बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, बताइए। आपका बहुत ही सिंपल है, ये बेसिकली हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम है। गुरुत्वाकर्षण, इसको हम बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो ब्रह्मांड की हर एक दूसरी वस्तु, मतलब हर एक वस्तु अब दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। पृथ्वी हमें अपनी ओर खींचती है, इसलिए हम हवा में उड़ते नहीं है और इसी खिंचाव को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अच्छा, ये न्यूटन ने दिया था, तो न्यूटन ने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच हमेशा एक आकर्षण बल होता है। ये बल वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है एक तो, और उनके बीच की जो दूरी होती है उन पर निर्भर करता है। आसान भाषा में कि अगर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा खिंचाव होगा। अगर वस्तुएं भारी होंगी तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। जैसे कि पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए वो हमें अपनी ओर आसानी से खींच लेती है,
और अगर डिस्टेंस यानी कि दूरी ज़्यादा होगी तो खिंचाव कम होने लगेगा, यानी कि जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल उतना ही कम हो जाएगा। पास की वस्तुएं ज़्यादा खींचती हैं और दूर की वस्तुएं कम खींचती हैं। अगर हम इसको एक फॉर्मूले से समझें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा F बराबर G m1m2 डिवाइड में R का स्क्वायर। अभी होता क्या है, F हमारा यहाँ पे आकर्षण बल है, ठीक है, और m1 और m2 दोनों जो वस्तुएं हैं उनका मास है, R उन दोनों के बीच की दूरी है, ये देखिए ये दूरी वो है, और G एक कांस्टेंट है हमारे पास, एक स्थिर संख्या है। अब आप कमेंट में इसकी वैल्यू बताइए कितनी होती है। अच्छा, इस गुरुत्वाकर्षण से होता क्या अगर हम समझें तो इसके मतलब इसके रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम समझें, एक तो हम पृथ्वी पर टिकर रहते हैं, अगर ग्रेविटी नहीं होती ना हम उड़ने लग जाते, चलना ही मुश्किल हो जाता। और जो पृथ्वी हमारी वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्यों? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, इस वजह से वो गोल 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 घूमती रह जाती है उसके आसपास। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी कि पृथ्वी की ग्रेविटी चंद्रमा को भी पकड़े रहती है। और समुद्र में जो ज्वार भाटे आते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की ग्रेविटी का कारण समुद्र का पानी ऊपर नीचे होने लग जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है कि दो वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, ये हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंदर आता है। अगर हम अपना पहला ऑप्शन देखें गति का नियम, तो जो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे वही गति के नियम होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, उनके लॉ ऑफ मोशन जिन्हें कहते हैं। तो ये हम यहाँ पे इसका सही नहीं कह सकते हैं। अच्छा, संवेग परिवर्तन का नियम, ये न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसी को हम संवेग परिवर्तन का नियम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एफ, इसको फॉर्मूले से अगर हम समझें तो dp/dt, यानी कि बल लगाने से वस्तु की गति बदलती है, सीधी सीधी बात। और अगर न्यूटन का पहला नियम जो जड़त्व का नियम होता है वो न्यूटन का पहला नियम होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु पर भारी बल ना लगे तो स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी और चलती वस्तु चलती रहेगी, यानी कि चलती हुई साइकिल अचानक से कभी नहीं रुकती है जब तक उस पर बाहर से बल नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है गुरुत्वाकर्षण का नियम। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक और बढ़ते हैं कि वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल, क्षार, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। कौन सी प्रक्रिया है बताइए वो। जिसमें हमारे अम्ल और क्षार यानी कि हमारी एसिड और बेस, लवण और जल बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। इसको हम ना इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। होता क्या है कि जब कोई अम्ल यानी कि एसिड और क्षार यानी कि बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक तो वो लवण यानी कि सॉल्ट बना देते हैं और साथ में पानी बना देते हैं, वाटर। इसी प्रोसेस को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल से अगर हम समझें, यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर हम हमारा ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये हमारा प्लस H2O, यानी कि अगर हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, क्षार, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक अम्ल है, ये दोनों मिलते हैं तो हमारा नमक बन के आ जाता है और पानी बन के आ जाता है। अच्छा, इसको उदासीनीकरण ही हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एसिड जो होता है हमारा ये बहुत ही तीव्रता वाला होता है, और बेस जो होता है वो बेस की तीव्रता, ये दोनों में जो तीव्रता है वो दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म ही कर देते हैं, और एसिड और बेस एक दूसरे को मिलकर न्यूट्रल कर देते हैं यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है ना, एक कंसेप्ट होता है हमारा पीएच का। तो पीएच जो होता है हमारा किसी भी पदार्थ की एसिडिटी या बेसिक नेचर को बताता है। अगर हमारा पीएच 7 से कम है तो वो एसिड है, यानी कि मतलब एसिड है, और अगर पीएच हमारा 7 से बड़ा है तो वो हमारा बेस है। लेकिन अगर वो पीएच 7 के बिल्कुल बराबर है तो वो हमारा न्यूट्रल है। इतनी सी बात आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ आ रही होगी। यानी कि अगर पीएच 7 से कम है तो वो अम्ल है, पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार है, और बराबर है तो वो एकदम न्यूट्रल है। इस चीज़ का अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल समझें तो हमारी जो पेट की एसिडिटी होती है, जब पेट में ज़्यादा एसिड बनता है ना तो डॉक्टर हमें एंटा एसिड देते हैं, और एंटा एसिड एक तरह का बेस होता है, तो वो क्या करता है कि एसिड को न्यूट्रल कर देता है, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर उदासीनीकरण है। तो अच्छा, जल अपघटन क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। जब पानी किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है तो उससे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। सिंपल सी भाषा में पानी की मदद से पदार्थ जब टूटने लगते हैं। अगर विद्युत अपघटन समझे, इलेक्ट्रोलाइसिस, जब बिजली की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पानी में बिजली पास करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर डिस्टिलेशन, आसवन को समझें तो दो लिक्विड्स को अलग करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। यह उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर निर्भर करती है बेसिकली, जैसे कि पानी और अल्कोहल को अलग करना में करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है उदासीनीकरण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था।
तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इस लेक्चर को बार बार रिवाइज करना है जब आपको ताकि आगे बार बार देखना ना पड़े। अभी से देख के रखोगे तो एग्जाम टाइम पे ये सब चीज़ें रिवाइज नहीं करनी पड़ेंगी। तो चलिए हम अब किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने नए क्वेश्चन के साथ। तब तक हमने लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं।